हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हमारा टॉपिक है कानून और वक्फ। इसमें हम समझेंगे कि जुडिशियल कंसेप्शन ऑफ वक्फ के बारे में। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि वक्फ क्या है। तो वक्फ को मोर्टमैन संपत्ति भी कहा जाता है। इस्लामिक कानून के तहत यह एक अविभाज्य धर्मार्थ बंदोबस्ती है। इसमें धार्मिक उद्देश्य के लिए संपत्ति को दान में दे दिया जाता है और उसे पुनः प्राप्त करने का कोई इरादा नहीं होता। एक बार दे दिए वक्फ तो सदा के लिए वक्फ हो गया। और इसमें जो मूल भावना है वो जन कल्याण के लिए चल या अचल संपत्ति को दान देना है। इस्लाम के आगमन के साथ वक्फ संपत्ति की अवधारणा प्रारंभ हुई। अगर हम सबसे पहले वक्फ की बात करें तो मोहम्मद साहब के समय में इसकी शुरुआत मानी जाती है पूरी दुनिया में, जब उन्होंने कुछ संपत्ति को गरीबों के परवरिश के लिए, गरीबों के भलाई के लिए कुछ संपत्ति देने की बात की थी। और गरीबों के भलाई के लिए जो कुछ ज़मीन है उससे जो प्राप्त आय है उसको गरीबों के भलाई के लिए खर्च करने की बात मोहम्मद साहब ने कही थी। और इसमें ये नहीं जोड़ा था कि ये सिर्फ जो मुसलमान हैं उन्हीं के भलाई के लिए काम हो। तो जन कल्याण के लिए चल या अचल संपत्ति को दान देने की बात है। इस्लाम के आगमन के साथ वक्फ संपत्ति की अवधारणा प्रारंभ हुई भारत में और ये दान की परंपरा थी। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि भारत में मोहम्मद गोरी से इसकी शुरुआत मानी जा सकती है। 2 गांवों की ज़मीन दान में दी गई थी। वक्फ अरबी शब्द के अकूफा शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है संरक्षित करना। वैसी संपत्ति जो जन कल्याण के लिए दान दिया गया हो उसे संरक्षित करना ही वक्फ है। इसमें घर, खेत, ज़मीन, मैदान के अलावा पंखा, कूलर, साइकिल, टीवी, फ्रिज को भी शामिल किया जा सकता है। और दानदाता को वाकिफ़ कहा जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद हजरत पैगम्बरन के अनुसार इसे न बेचा जाए, न खर्च किया जाए, न उपहार में दिया जाए, न विरासत में दिया जाए, बल्कि इससे होने वाले फ़ायदों का उपयोग लोगों के भलाई के लिए किया जाए। मोहम्मद साहब के समय 600 खजूर के पेड़ों का एक बाग था जिसको वक्फ किया गया था, जिससे होने वाली आमदनी का उपयोग गरीबों के मदद के लिए किया जाता था। अरबी संस्कृति और भाषा की पढ़ाई के लिए प्रसिद्ध काहिरा में स्थित 10वीं सदी में बना अल अजहर विश्वविद्यालय वक्फ संपत्ति का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, उत्तम उदाहरण है। और भारत में अगर हम वक्फ संपत्ति की बात करें तो मोहम्मद गोरी द्वारा मुसलमानों की शिक्षा और इबादत के लिए मुल्तान की जमा मस्जिद को 2 गांव दान में दिया गया था। वक्फ का कुछ विद्वान इसको वक्फ का पहला उदाहरण मानते हैं। और अगर हम अभी संपत्ति की बात करें तो भारतीय रेलवे और सेना के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। और कुछ आंकड़े तो ऐसा कह रहे हैं कि देश में सेना और रेलवे से भी ज़्यादा संपत्ति इसके पास है। अगर हम 9.4 लाख एकड़ की ज़मीन को माने वक्फ की संपत्ति, अगर हम ये माने कि भारत में वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ ज़मीन है तो वह तीसरे स्थान पर होगा भारतीय रेलवे और सेना के बाद। लेकिन अगर आप अलग अलग जो वक्फ बोर्ड है देश में उसके पूरे अगर ज़मीन का रकबा देख लीजिए तो ये होता है 40 लाख एकड़ से भी ज़्यादा हो जाता है। और अगर हम 9.4 लाख एकड़ ही माने तो भी वर्तमान में इसका कीमत 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो सकता है। और इस संपत्ति से अभी जो वर्तमान में अगर बहुत ही कम इनकम हो तो भी 12,000 करोड़ से लेकर के 25,000 करोड़ तक की कमाई हो सकती है, जिसका मुसलमानों के लिए सार्वजनिक भलाई के लिए काम किया जा सकता है। अगर हम सिर्फ मुसलमानों की ही भलाई के लिए कहें तो भी इतना रकम तो उन पर खर्च किया जा सकता है, जिससे उनका शिक्षा, स्वास्थ्य और उन मुस्लिम समाज में जो महिलाओं की स्थिति है तो उनके लिए जो कल्याणकारी कार्य हैं वो किए जा सकते हैं। पर वर्तमान में वक्फ की संपत्ति से मात्र 2.7% ही रिटर्न मिल पा रहा है। धर्म के आधार पर मानवता को नहीं बांटा जाना चाहिए। समस्त मानव कल्याण के लिए धन का व्यय होना चाहिए। इस संपत्ति का स्वरूप सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए। अमेरिका और ब्रिटेन में बिना सांप्रदायिक नाम दिए भी अन्य नामों से इस संपत्ति का देखरेख किया जाता है। वक्फ बोर्ड का भारत में प्रारंभ जब हुआ उस समय में अरब व्यापारियों
के कदम दक्षिण भारत के मालबार क्षेत्र में पड़े। 12वीं सदी के अंत में इसे शासकीय स्तर पर लागू किया गया। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों बादशाहों द्वारा इसका परिवर्धन और प्रबंधन स्थापित हुआ। नीब कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 के द्वारा हुआ। मुग़ल काल के बाबर अकबर द्वारा इसे बढ़ावा दिया गया। वक्फ बोर्ड को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1913 में औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया। 1923 में इसके द्वारा एक वक्फ एक्ट भी बनाया गया। वक्फ संपत्ति को बढ़ाने में नवाबों और जमींदारों का योगदान रहा। स्वतंत्रता के बाद अल्पसंख्यक मामले के तहत इस मामले को देखा जाता था। 1995 में संशोधन किया गया। निगरानी सरकार द्वारा या सरकार के हाथ से बाहर कर दिया गया। जिसका कोई मालिक नहीं, उसका सब मालिक। सरकारी तंत्र का कुप्रबंधन होना शुरू हुआ। ठीक से नियंत्रण नहीं, सरकारी तंत्र का तो कोई नियंत्रण ही नहीं था और वक्फ मनमाने ढंग से संपत्ति का दुरुपयोग करने लगा। इस्लाम में दान का प्रारंभ ज़कात एवं फितरा के रूप में संपत्ति को वक्फ करने पर विचार किया जा सकता है। तो वक्फ का मूल उद्देश्य धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति का उपयोग, चैरिटेबल कार्य करने के लिए। वक्फ की परंपरा 1400 साल पुरानी रही है। किसी का यह कहना है कि अपनी संपत्ति को अपनी मिल्कियत से निकाल कर अल्लाह को इस नियत के साथ दे देना कि इसका फ़ायदा अल्लाह के बंदों के पास पहुँचे, तो इसे वक्फ कहते हैं। ये भी एक नज़रिया है सोचने का, जबकि मोहम्मद साहब के वसूलों के विपरीत है। मोहम्मद साहब ने सिर्फ मुसलमानों ही के लिए बात नहीं की, उन्होंने समस्त मानवता के लिए बात की थी। वक्फ बोर्ड द्वारा किसी के ज़मीन पर कब्जा करना गैर इस्लामी है, क्योंकि वैसी संपत्ति को वक्फ नहीं किया जा सकता जो हमारी अपनी नहीं हो। मौलाना खालिद के अनुसार दुनिया भर में वक्फ की ज़्यादातर ज़मीनें धार्मिक स्थलों के रूप में हैं। 90% से ज़्यादा वक्फ संपत्तियाँ मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों और इमामबाड़ों के रूप में मौजूद है। मोदी सरकार द्वारा जो लाया गया संशोधन बिल है, उसमें है कि वक्फ बोर्ड की नियत पर शक होता है जब बहुत सारे संपत्तियों को, गैर मुस्लिम के भी संपत्तियों को ज़बरदस्ती, सरकारी संपत्ति को और बहुत सारे मंदिरों को भी उसने कब्जा करना शुरू कर दिया। तो इसमें मूल बात ये हुई कि ऐसा करके वो सब संपत्ति को, पूरा देश ही को कब्जा करने का इरादा रखता है। अधिकार का दुरुपयोग किया गया, भ्रष्टाचार इसमें बहुत है और बहुसंख्यक का शोषण प्रारंभ किया गया। उनकी भी ज़मीन पर अत्याचार कर लिया गया, ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर कोई भी मानी ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकता, हड़प नहीं सकता है। तो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की हम बात करें तो इसका उद्देश्य है पारदर्शिता को बढ़ाना, शासन संरचनाओं में सुधार करना और वक्फ की संपत्तियों को दुरुपयोग से बचाना है। सितंबर 2024 तक राज्य बार अगर हम वक्फ संपत्तियों की संख्या और क्षेत्र का डाटा करें तो आंध्र प्रदेश में 78,229.97 हज़ार एकड़ ज़मीन है इसके नाम से। अंडमान और निकोबार में 178.09, असम में 6,618.14 एकड़ ज़मीन है और बिहार में वक्फ बोर्ड में आपको 2 लाख, ये आपको 2,90,000 और उसके अलावा 1,69,344.8 एकड़ ज़मीन है। यहाँ पर बिहार में 2 वक्फ बोर्ड हैं। तो एक हो गया सिया वाला, तो सिया वाला में 29,009.52 एकड़ और सुन्नी वाला जो वक्फ बोर्ड है उसमें 1,69,344 एकड़। इसी हिसाब से अगर पूरे देश को हम कैलकुलेट करें तो ये आंकड़ा हो जाता है 38,16,291.78 एकड़। पूरे भारत वर्ष में जितना भी राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है, सबके संपत्ति को अगर हम जोड़ा जाए, ज़मीन को जोड़ा जाए तो। अब कहा जाता है कि रक्षा मंत्रालय के पास 17.95 लाख एकड़ भूमि है, भारतीय रेलवे के पास 12 लाख एकड़ की भूमि है और वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़। लेकिन अगर हम अलग अलग सब राज्य में जो उपलब्ध जितना ज़मीन है, एकड़ जितना हज़ार या 100 या लाख एकड़ ज़मीन है, सबको जोड़ दें तो ये हो जाता है 38,16,291.78 एकड़ ज़मीन। तो इस तरह स्वामित्व की दृष्टि से, जिसको हम तीसरा नंबर पर मान रहे हैं, अगर हम एक आंकड़ा पर विचार करें तो ये पहला नंबर भी हो सकता है। और
SI पोर्टल पर उपलब्ध डेटा के अनुसार 30 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों और 32 बोर्डों ने रिपोर्ट किया है कि वहाँ 8.72 लाख संपत्तियाँ हैं, जो 38 लाख एकड़ से अधिक भूभाग को कवर करती है। पर तीसरे आंकड़े के अनुसार यह 40 से 45 लाख एकड़ ज़मीन भी हो सकता है। पहले किसी का ज़मीन अगर वक्फ हड़प ले तो वह सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता था। तो ये जो रिलीजियस इशू है या प्रॉपर्टी, अगर हम इसको बात करें तो धार्मिक रिलीजियस जो वक्फ एक्ट होता है उसमें क्या होता है, आप धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं, धार्मिक क्रियाकलाप कर सकते हैं, या अपना धर्म से ढंग से आप धर्म को कि में जो दिया गया है प्रावधान उस तरह साधना कर सकते हैं। लेकिन जब ज़मीन को हड़पने की बात होगी तो ये पूरा धार्मिक इशू कैसे हो सकता है। ये तो राइट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का मामला होगा। तो कोई नॉन मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्फ को दान दे सकता था पहले, या उस संपत्ति को ज़बरदस्ती कब्जा कर ले वक्फ और दिखाए कि वो दान दिया है। कोई किसी की बेटी वक्फ की संपत्ति हो सकती है। क्या किसी की बेटी वक्फ की संपत्ति हो सकती है? वक्फ की जो इतनी बड़ी संपत्ति है वह दान दिया हुआ या कब्जा किया हुआ है, ये सब विचारणीय है। तो सबके लिए ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है। जब कोई मुस्लिम जन कल्याणार्थ या धर्मार्थ अपने चल या अचल संपत्ति का दान कर देता है तो वह संपत्ति वक्फ संपत्ति कहलाती है और दान देने वाले को हम वाकिफ करते हैं। पर एक बार जब संपत्ति दान कर दिया गया तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। संपत्ति को अस्थायी रूप से ईश्वर के नाम से स्थानांतरित कर दिया गया है, ऐसा भाव है या ऐसा प्रावधान है। जब कोई दानदाता अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम से लिख देता है, यानी कि वक्फ कर देता है, तो संपत्ति बोर्ड के नियंत्रण में चला जाता है। अब वो उसका जैसा यूज करे। अब संपत्ति का क्या किया जाए, दुकान बनाया जाएगा या मस्जिद या कब्रिस्तान या स्कूल, यह सब तय करने का अधिकार वक्फ बोर्ड को होता है। मतबल्ली इस संपत्ति को देखभाल करने वाला पदाधिकारी होता है। संपत्ति को ट्रांसफ़र तो नहीं किया जा सकता है, पर संपत्ति को लीज पर दे सकते हैं। इससे हुई प्राप्त आमदनी वक्फ बोर्ड के पास चली जाती है। भारत भूमि में हर एक प्रांत का अपना एक राज्य वक्फ बोर्ड होता है। सेंट्रल लेवल पर भी वक्फ काउंसिल होता है। राज्यों के पास 30 से ज़्यादा वक्फ बोर्ड हैं। एक राज्य में 2-2 वक्फ बोर्ड भी आप देख सकते हैं। तो वक्फ के प्रबंधन हेतु भारत सरकार ने 1995 में एक कानून बनाया, जिसे हम वक्फ एक्ट 1995 कहते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 बनाया गया था। स्वतंत्रता के बाद वक्फ एक्ट 1954 बना, फिर वक्फ एक्ट 1995 बना। फिर जब वक्फ एक्ट 1995 जब बहुत ही विवादास्पद बन गया, जो न संविधान के प्रावधान को लागू करता है, न संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदत्त अधिकार को, न सेकुलर चरित्र का है, बल्कि वक्फ बोर्ड पर कई जगह तो यह भी आरोप लगा कि उसने हिंदुओं और सरकारी ज़मीन को हथिया लिया है। तब इन विरोधाभासों को दूर करने के लिए भारत संसद ने वक्फ बिल 2025 पेश किया, जो संसद के द्वारा पास भी कर दिया गया। और हाँ, यहाँ यह उल्लेख करना जरूरी है कि सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के बाद 2025 से पहले भी एक वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में पास किया गया था। सच्चर कमेटी रिपोर्ट मुस्लिम समुदाय के लोगों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट पेश किया। 2005 में एक न्यायाधीश जिनका नाम राजेंद्र सच्चर था, उनके नेतृत्व में इस कमेटी का गठन किया गया था, जिसे 2006 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। स्टेटस एंड पोटेंशियल ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज की बात करें तो रजिस्टर्ड वक्फ संपत्ति 4.9 लाख और टोटल एरिया 6 लाख एकड़ ही बतलाया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा भाग वक्फ, ये जो आपको सच्चर कमेटी है उसके हिसाब से हम बात अभी कह रहे हैं आपको, तो जिससे इसका सबसे ज़्यादा भाग पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में है। तो उस समय सच्चर कमेटी ने कहा था कि इसका मार्केट वैल्यू 1.2 लाख करोड़ है, उस समय में जब सच्चर कमेटी ने अपनी अनुशंसा की थी। और लेकिन इसका बुक वैल्यू मात्र 6,000 करोड़ का है और इससे बहुत ही कम संपत्ति प्राप्त होती है। और अगर इस बहुत कम संपत्ति के आय के का कारण है घोर कुप्रबंधन। अगर इसका सुप्रबंधन हुआ तो मुसलमानों को आर्थिक और सामाजिक फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है, शैक्षिक क्षेत्र में फ़ायदा हो सकता है
और मुसलमानों के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। यह संपत्ति मुसलमानों के विकास के लिए काफ़ी कुछ योगदान दे सकता है। तो जहां सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार मात्र 163 करोड़ की आय हो रही थी, वहीं संभावना 12,000 करोड़ की थी। अतः सच्चर कमेटी के अच्छे प्रबंधन हेतु तो सच्चर कमेटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो और ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट रूल बनाने की उन्होंने बात कही थी और स्ट्रिक्ट रूल अपनाने की बात कही थी, जिससे कि मुसलमानों का शैक्षणिक, धार्मिक और जो आर्थिक रूप से इसका प्रगति हो। तो आर्थिक, सामाजिक या शैक्षणिक फायदे के लिए वक्फ के संपत्ति के उपयोग की उन्होंने बात कही थी और उन्होंने सुझाव दिया था कि रिपोर्ट के हिसाब से 163 करोड़ की ही आय हो रही थी और उस समय में संभावना 12,000 करोड़ की थी। तो सच्चर कमेटी के ने अच्छे प्रबंधन हेतु स्ट्रिक्ट रूल अपनाने की बात कही, डिजिटल रिकॉर्ड रखने का सलाह दिया। साथ ही उसने अपने वक्फ ट्रिब्यूनल के पावर पर भी बात किया। उसने वक्फ में महिलाओं के भागीदारी की भी बात कही। साथ ही राजेंद्र सच्चर का कहना था कि अच्छे प्रबंधन के लिए अगर नॉन मुस्लिम प्रोफेशनल्स की भी सेवा की आवश्यकता हो तो उसकी भी सेवा लिया जाए और इसका जो वक्फ बोर्ड कमेटी है उसमें जो घोर कुप्रबंधन है उसको सुप्रबंधन में बदला जाए और जब सुप्रबंधन होगा तभी मुसलमानों को इससे भलाई हो सकती है, ये वक्फ बोर्ड से। तो इस तरह से राजेंद्र सच्चर ने देखा कि संपत्ति का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है और मनमाने ढंग से, स्वेच्छाचारिता ढंग से इसका उपयोग हो रहा है। ये हुई संपत्ति के उपयोग की बात। तो इसी राजेंद्र सच्चर कमेटी के प्रावधान और अनुशंसा के आधार पर वक्फ अमेंडमेंट बिल 2013 पारित किया गया था। 2013 के अमेंडमेंट बिल के बाद भी जो विसंगतियां दूर नहीं हो पाई तो भारत सरकार ने भारतीय संसद में 2024 का वक्फ संशोधन बिल रखा। इस बिल का उद्देश्य रूल्स को क्लियर करना, बोर्ड के कार्य को साफ सुथरा करना, वक्फ के संपत्तियों को ज़्यादा अच्छा ढंग से प्रबंधन करना था। न यह बिल इस्लाम विरोधी है, न सरकार इसके जरिए वक्फ के संपत्ति को कब्जा करना चाहती है, लेकिन मनमाने ढंग से किसी के संपत्ति पर वक्फ के कब्जे पर अंकुश जरूर लगाती है। एक अच्छा बिल जो संविधान के प्रावधानों को पूरा करती है, साथ ही राज्य और जनता दोनों के संवैधानिक हित की रक्षा करती है। इस पर भी शंकाएं और आशंकाएं व्यक्त की गई तो राज्य ने असहमत होने के अधिकार का सम्मान किया और मामले को ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को सुपुर्द कर दिया। हालांकि सरकार ने बिल पेश करने से पहले पब्लिक ओपिनियन, एक्सपर्ट्स, स्टेक होल्डर्स और दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशन संगठन के द्वारा किए गए 25 से ज़्यादा रिकमेंडेशन को ध्यान में रखा और ज़रूरी प्रावधान किए थे। तो यह बहुत ही ज़्यादा लोकतांत्रिक कदम हुआ कि विरोध में उठने वाले स्वर को सुलझाने के लिए और विवाद के समाप्ति हेतु सरकार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को मामला सौंपा गया और फिर बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया गया। नियम के अनुसार वक्फ में वही संपत्ति जानी चाहिए जो दान में दिया गया हो, पर वक्फ इस पर विवाद लेकिन वक्फ इस बिना पर विवाद में फंसा रहा कि उसने कई संपत्ति का कब्जा कर लिया है। हद तो तब हुआ जब वक्फ पर गैर मुसलमानों के संपत्ति पर कब्जा का आरोप लगता रहा। अब गैर मुसलमानों के संपत्ति को वक्फ के द्वारा कब्जे करने पर अंकुश लग सकेगा। अब वक्फ गैर मुस्लिम की ज़मीन को कब्जा नहीं कर सकेगा और वही व्यक्ति वक्फ के लिए ज़मीन दान कर सकेंगे जो कम से कम 5 साल से इस्लाम धर्म को अपनाए हुए हैं। नियमानुसार वक्फ की संपत्ति के लिए डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस होना चाहिए, साथ ही इस संपत्ति को परमानेंटली इन नेम ऑफ गॉड होना चाहिए। पर जब हम 1995 के प्रावधान को देखें तो हम देख सकते हैं कई विरोधाभास हम लोगों के सामने में आ सकता है, जैसे संपत्ति के अंतरण हेतु रिटर्न डॉक्यूमेंट, सेल डीड और रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है, और वक्फ बिना इन चीज़ों के भी संपत्ति पर काबिज हो सकता था। इफ़ ए प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर प्रेयर्स, मॉस्क और एनी अदर रिलीजियस पर्पस फॉर ए लॉन्ग टाइम इट विल बिकम वक्फ, ऐसा कंसेप्शन हो गया था। तो मान लीजिए कोई मुसलमान है और उसके
उसकी व्यक्तिगत संपत्ति है, जहाँ लोग सार्वजनिक धर्म से क्रियाकलाप करते हैं। तो बिना संपत्ति के अंतरण या उनके विधि सम्मत तरीकों के भी, संपत्ति अंतरण का जो विधि सम्मत तरीका है, बिना उसको अपनाए हुए भी वक्फ इसे अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है। तो यह संपत्ति देश के किसी नागरिक के व्यक्तिगत संपत्ति को जबरन कब्जा करने के लिए देश कुछ नहीं कर सकता था। अब बिना ऑफिशियल डिक्लेरेशन के संपत्ति वक्फ की नहीं हो पाएगी। वैसे व्यक्ति संपत्ति दान नहीं कर पाएंगे अगर वह संपत्ति उनका नहीं है। वैसे व्यक्ति भी संपत्ति वक्फ को दान नहीं कर पाएंगे जो कम से कम 5 साल से इस्लाम का